I have shown you a PDF. I've shown you the मैं एक PDF आपको शो कर रहा हूँ और हमने लास्ट टर्न पे एंटीबॉडी और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्कस कर लिया था. सारे लोग मुझे सुन सकते हैं? Yes, sir. ओके. ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम में हमने ये डिस्कस किया था कि बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज. Plasma cells produce antibodies. आज मैं एक चीज बता रहा हूं जिसमें हम प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ये था कि प्लाज्मा सेल बनते कहां पे हैं? वेयर आर प्लाज्मा सेल्स फॉर्म्ड? अंकुरपाल, Yes, sir. where are plasma cells formed? Sir, bone marrow. In the bone marrow, B lymphocytes are formed. And they mature also in the B bone marrow only. But after that, after maturation inside the bone marrow, B lymphocyte don't stay over there. B lymphocytes वहां पे रुकते नहीं हैं, वहां से निकलते हैं. और निकल के कहां पहुंचते हैं? निकल के पहुंचते हैं वो lymph node, tonsils, spleen. अंकुरपाल, तो वो जो तुमको मैंने लास्ट टर्न पे एक रिएक्शन पढ़ाई थी अंकुरपाल की, एंटीजन इज रिसीव्ड बाय द बी लिम्फोसाइट एंड देन इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. Then it starts dividing. And
it forms a clone which has got two populations. One population of plasma cells and one population of the memory B cell. Ankurpal, do you remember? Yes, sir. So Ankurpal, what do you think? Can plasma cells divide? Mr. Pal? No, sir. No. No, sir. Okay, good. So they do only one thing, isn't it? What? अंकुर, प्लाज्मा सेल का काम क्या है? Sir, plasma cells makes the antibodies and which fight with those antigens, foreign antigens. What is the rate of antibody production? Sir, 2000 to 20,000 per second. Okay. So plasma cell cannot divide, but they can produce antibodies, है ना? ठीक है, done. So if I give plasma cell a property of dividing, then I may get a clone of plasma cells. Mr. Pal. Yes, sir. प्लाज्मा सेल डिवाइड नहीं कर सकते, पर उनको अगर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी दे दी जाए तो एक ऐसा क्लोन बनेगा प्लाज्मा सेल्स का जिसका काम सिर्फ एंटीबॉडी बनाना होगा। वो सारी एंटीबॉडी सारी एक जैसी होंगी, सेम और डिफरेंट? Sir, same. सेम होंगी। ओके, so from where I will get the plasma cell? If I want to obtain plasma cell, which organ do I look for? Sir, the lymphatic organs. Okay, lymph nodes, tonsils, spleen, etc., isn't it? Yes, sir. So what do I do? मैंने एक रैट को या रैबिट को एक एंटीजन इंजेक्ट कर दिया, कोई भी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन, और उसके स्प्लीन से मैंने एक प्लाज्मा सेल निकाल लिया जो बी लिम्फोसाइट सेंसिटाइज हुआ होगा, उसने डिवाइड करके प्लाज्मा बनाया होगा, उस प्लाज्मा को बाहर निकाल लिया, एक प्लाज्मा सेल को बाहर निकाल लिया। ओके, एंड then I fused that plasma cell with a myeloma cell. जैसे मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, MS Teams में लिख रहा हूँ, देखो तुम लोग के पास रिसीव होगा, बताना मुझे। मैंने प्लाज्मा सेल लिया, एक लिया बस, ओनली वन, और फिर मैंने इसको फ्यूज कर दिया एक कैंसरस सेल के साथ। देखो बच्चों, रिसीव हुआ? Yes, जस्ट sir. वांटेड टू, हाँ ओके। तो प्लाज्मा सेल इसमें लिखा है मैंने, और मैंने इसको फ्यूज कर दिया विद माइलोमा सेल। ठीक है, एंड दैट इज कैंसरस सेल। ओके, फ्यूज किससे किया? विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल, PEG। इस केमिकल की हेल्प से किया। इस केमिकल की फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल।
पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। बच्चों समझ में आ रहा है मैंने किया क्या? मैंने प्लाज्मा सेल को फ्यूज करा दिया एक ऐसे सेल के साथ जो कैंसर का सेल है। माइलोमा सेल इज अ कैंसर सेल ऑफ द बोन मैरो। माइलोमा सेल इज कैंसर सेल ऑफ द बोन मैरो। मैंने उसके साथ फ्यूज करा दिया। और हाँ, एक बात रह गई। जब फ्यूज कराया तो जो सेल का नाम बना, जब फ्यूज कराया तो मैंने उस सेल का नाम क्या बना? ये लो। जब फ्यूज कराया तो उस सेल का जो नाम बना उसको कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल, क्योंकि हाइब्रिड हो गया ना, ये हाइब्रिड हुआ। किसका हाइब्रिड? एक कैंसर सेल के साथ आपने फ्यूज करा दिया एक प्लाज्मा सेल को, तो जो सेल बन गया ना वो हाइब्रिडोमा सेल है। तो मुझे क्लोन किसका मिलेगा? हाइब्रिडोमा सेल का। जोया अली, जोया अली क्लास में हो तुम? आर यू प्रेजेंट? जोया, Yes, sir. समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. क्या किया बताओ? सर आपने प्लाज्मा सेल को माइलोमा सेल के साथ फ्यूज करा और उसमें आपने पीजी डाला और वो हाइब्रिडोमा सेल में कन्वर्ट हो गया। पीईजी की हेल्प से हम फ्यूजन कराते हैं दो सेल्स का। ये टिश्यू कल्चर में पढ़ोगे, बॉटनी में भी आएगा। पीईजी से केमिकल जो दो सेल्स को आपस में फ्यूज करने में हेल्प करता है। यस सर। तो जो सेल बना उसका नाम क्या है? हाइब्रिडोमा सेल। इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सर इसके पास प्लाज्मा सेल की प्रॉपर्टी भी हो जाएगी और कैंसर सेल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब क्या क्या? कौन कौन सी? प्लाज्मा सेल डिफेंस के लिए हेल्प करेगा और कैंसर सेल रिपीटेटिव डिवीजन में हेल्प करेगा। मतलब एक क्लोन बनेगा अब हाइब्रिडोमा सेल का, जिसका एक ही फंक्शन है कि क्लोन भी बनेगा और साथ में वो एंटीबॉडी भी बनाएगा। यस सर। तो एक क्लोन से तुमको बहुत सारी एंटीबॉडीज मिल जाएंगी और सारी एक टाइप की होंगी, एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। सिमिलर होंगी। यस तो सर। ऐसे 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 एंटीबॉडीज को क्या मुझे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलना चाहिए? यस सर। मैं लिख रहा हूं, देखो ये मैंने लिख दिया, पोस्टेड। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके ओके जोया, गुड, शाबाश। तो यस हम सर। इनको तो हम इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, और इनको एब्रीवेट भी कर सकता हूं मैं, MAB ये MABs, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आज हमने ये समझा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज शब्द का मतलब क्या है। Antibodies which are formed from a single clone of hybridoma cells, and all are same, all are having specificity towards a single pathogen, single antigen, epitope, कुछ भी है। इनको मैजिक बुलेट्स भी कहते हैं, मैजिक बुलेट्स। समझ गए? ओके, तो अब
आई वुड आस्क कुशाग्र अग्रवाल अगर अपना माइक पे बात कर सकते हैं तो। कुशाग्र, यस सर। ये मोनोक्लोनल आपको क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं कि प्लाज्मा सेल मैंने अभी एक ही उसमें से यूज किया था, है ना, ओनली वन सिंगल। यस सर। अब अगर मैं एक से ज्यादा प्लाज्मा सेल ले लेता हूं और उनको अलग अलग फ्यूज करवा देता हूं माइलोमा सेल के साथ, तो मुझे एक से ज्यादा क्लोन्स मिलेंगे, इजंट इट? यस सर। तो उन सबको मिला करके क्या मैं उनको पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कह सकता हूं? यस सर। हाँ, तो वही टर्म आपके सामने है। पॉलीक्लोनल का रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब एक से ज्यादा हाइब्रिडोमा सेल्स के क्लोन्स एंटीबॉडी बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड पॉलीक्लोनल। ओके ओके। और प्लाज्मा सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते, ध्यान रखना है, दे विल नेवर डिवाइड। लेकिन जब फ्यूज करा दोगे ऐसे सेल के साथ जिसके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होगी, तब तो डिवाइड करेगा ही करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे नहीं करता, वो 5 से 6 दिन का मेहमान है, मैक्सिमम 10 दिन, मर जाएगा, एंटीबॉडी बनाते बनाते शहादत को प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों टर्म क्लियर हो गए, पॉलीक्लोनल भी और मोनोक्लोनल भी, ठीक है ना? Now let's begin with cell-mediated immunity system. अच्छा बच्चों, आप लोगों से एक बात पूछनी थी मुझे कि how many of you have Airtel DTH connection at your home? जैसे मेरे पास डिश टीवी है, मैं डिश टीवी पे सारे प्रोग्राम्स देखता हूँ। ऐसे आप लोगों में से कितने हैं जिनके पास एयरटेल का है? एयरटेल डीटीएच समझते हो आप लोग? डू यू नो व्हाट इज एयरटेल डीटीएच? जैसे डिश टीवी होता है, जैसे और क्या होता है, टाटा स्काई होता है, यस। तो वैसे ही एयरटेल डीटीएच कनेक्शन किसी के पास है अपने घर पे? सिंपली आस्किंग। Anyone? अच्छा, वंशिका, you are having it. Was having it. वंशिका आपके पास है? Yes sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड, ओके। अपूर्वा के पास भी है, ठीक है। आप लोग अपने नेम्स मुझे दे दो एयरटेल डीटीएच वालों, क्योंकि उस पर कुछ हमारा प्रोग्राम हो सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। Okay sir. जिनके पास एयरटेल डीटीएच का कनेक्शन है, हम उनकी बात कर रहे हैं बस, क्योंकि उसी पे रिले होगा वो। तो आई हैव मंशिका इन माय लिस्ट, आई हैव अपूर्वा इन माय लिस्ट। एनीवन एल्स? नहीं, कुशाग्र वॉज हैविंग इट बिफोर वाला नहीं, प्रेजेंटली होना चाहिए आपके पास कुशाग्र, बिफोर तो नहीं, प्रेजेंटली होना चाहिए। चलो, किसी को अगर याद आ जाए कि है तो मुझको मैसेज कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। फिलहाल अभी 2 बच्चे हैं मेरे पास लिस्ट में, एक अपूर्वा एंड अपूर्वा, तुम्हारा सना सोनी के पास भी, ठीक है, गुड। अपूर्वा, दिस इज योर कंप्लीट नेम? अपूर्वा ओनली? अपूर्वा, आगे कोई सरनेम यूज करते हो आप? अरोड़ा, अपूर्वा अरोड़ा। अपूर्वा अरोड़ा, अच्छा, तो ठीक है, Yes sir. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वही मैं देख रहा था, कंप्लीट नेम होना चाहिए मेरे पास, अपूर्वा अरोड़ा, ओके।
So now I have 3 in my list: Sanya Soni, Manshika and अपूर्वा अरोड़ा. ओके, चलो ठीक है. अगर किसी को याद आ जाए या मतलब कि कौन सा है, वैसे टीवी बच्चे कम देखते हैं, लेकिन इन केस अगर याद आ जाता है किसी को कि भाई मेरे पास है तो यू कैन गिव मी योर नेम्स. ओके, राजुल के पास भी. ओके, ठीक है, तो आई एम राइटिंग इट. ओके, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सेल मीडिएटेड. आज मुझे पीडीएफ शो करना पड़ा. एक्चुअली मेरे आईपैड में कुछ ग्लिचिंग, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, इसलिए आई वाज नॉट एबल टू राइट. आई एम शोइंग द पीडीएफ. और डोंट वरी फॉर द नोट्स, जो भी आज डिस्कस होगा मैं एमएस टीम्स में फाइल सेक्शन पे पोस्ट कर दूंगा. तुम लोगों को पता है कि फाइल सेक्शन क्या होता है एमएस टीम्स पे? डू यू नो इट? अच्छा, आप मुझे आप स्क्रीन देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो. इसमें एमएस टीम वाला, एमएस टीम्स ही दिख रहा है. बच्चे अकृति, अनुश्री, राना, अंकुरपल, सुष्मिता, अपूर्वा, जीशान, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? नो सर. नहीं. नो सर. ओके 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 ओके, एक मिनट. अब दिख रही है? यस सर. ओके, यस सर. यस. तो देखो Yes, इसमें sir. लेफ्ट, देखो इसे लेफ्ट साइड में टीम्स लिखा हुआ है. टीम्स, जहाँ पे मेरा कर्सर है, टीम्स दिख रहा है. Yes, sir. इस Yes, टीम्स sir. पे आप, इस टीम्स पे क्लिक करोगे ना, देखो ऐसे पेज ओपन हो जाता है ना, दिख रहा है? यस सर. यस सर. ओके, अब इसमें जैसे ये आप जोलॉजी के सेक्शन पे हो, आपको पता है ना आपके चैनल्स जो हैं, आपकी क्लासेस हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जोलॉजी. यस. हाँ, वो तो आप जानते ही हो. तो जोलॉजी में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जोलॉजी में ऊपर यहाँ पोस्ट लिखा है, और ये फाइल्स लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? टॉप पे एकदम फाइल लिखा है, ये फाइल्स, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है. यस सर. यस ओके, सर. इस फाइल्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ऐसे ये एक सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे, है ना. और मैं यहाँ पे आई विल बी पुटिंग दी नोट्स, जो भी आज के लेक्चर के होंगे, है ना, वो मैं यहाँ लगा दूंगा. तो आपको जोलॉजी में फाइल्स पे आना है और यहाँ से यू कैन हैव दी नोट्स. समझ गए ऑल ऑफ यू? किसी को डाउट है? नो सर. No, Sir. sir. एक्सक्यूज मी सिर्फ इस सर. पे आना सर है. लास्ट हाँ, No, sir. सर लास्ट लेक्चर के हाफ एन आवर का डाल दीजिएगा. वो मेरा एकदम कनेक्शन ही खत्म हो गया फिर वहाँ पर, तो मैं हाफ तो लेक्चर नहीं देख पाया था. आप किसी स्टूडेंट से ले लिया करो ना. आप इतने दिन बैठते क्यों? आप किसी से पूछ लिया करो. आई मीन जो भी आपके कांटेक्ट में हो उनसे ले लिया करो. इनकेस इतने दिन बैठते क्यों, मतलब उसको नोट डाउन कर लिया करो ना, किसी से लेके कर लिया करो. सर मैं किसी को जानता ही नहीं. अरे तो जानोगे, इतने सारे बच्चे हैं, किसी से ग्रुप पे भी मांग लोगे. टेलीग्राम ग्रुप में तो हो ना. हाँ. तो टेलीग्राम ग्रुप पे अगर रिक्वेस्ट दोगे किसी को कि तो कोई कर ही देगा तुम्हारी हेल्प. उसमें क्या है? मतलब कर लिया करो इन द सेंस कि आप मुझसे कहते हो ना, तो आप कर लिया करो इन द सेंस, मतलब कहने की ये है कि मैं तो कर ही दूंगा, चलो आपने कहा है तो, बट इतने दिन बैठो मत, किसी से भी लेके कर लिया करो फटाफट, ठीक है. आई एम सेइंग दैट. बाकी मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके.
ऐसी और भी सब्जेक्ट्स की जो फाइल्स हैं उसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि किसी टीचर ने अगर कुछ पोस्ट किया है तो आई वाज टेलिंग यू दैट। ओके, चलो फिलहाल जो भी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है उसमें हमने ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ लिया, और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। लेकिन अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, और इसमें क्या होता है कि CMI में जो सेल्स इंक्लूड होते हैं दे आर टी लिम्फोसाइट्स। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर जो सेल्स इंक्लूड होते हैं दे आर टी लिम्फोसाइट्स। ओके, एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं टी लिम्फोसाइट्स ये 4 टाइप के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो टी लिम्फोसाइट बनते कहाँ हैं? टी लिम्फोसाइट इमेच्योर तरीके से बनते हैं बोन मैरो में। इमेच्योर तरीके से, मैच्योर तरीके से नहीं, इमेच्योर तरीके से बनते हैं इन द बोन मैरो, एंड देन फ्रॉम द बोन मैरो दे माइग्रेट टू थाइमस फॉर मैचुरेशन, और फिर वहां पे इनका नाम पड़ जाता है टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि हम जानते हैं दैट अल्फाबेट टी ऑफ टी लिम्फोसाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है द टी अल्फाबेट टी ऑफ टी लिम्फोसाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो टी लिखा है आप लोगों ने, टी हेल्पर टी, किलर टी, ये सब, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? द टी ऑफ टी लिम्फोसाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम थाइमस की थायराइड। ओके, थाइमस, ठीक है, गुड। तो थाइमस है, और एक शायद मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था कि बी ऑफ बी लिम्फोसाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम, शायद लास्ट टाइम पे मैंने पढ़ाया था बी ऑफ बी लिम्फोसाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो। कौन बोला? बर्सा फैब्रिशियस, नॉट बोन मैरो, बर्सा फैब्रिशियस। अभिषेक वो बर्ड्स में डिस्कवर हुआ था, बर्ड से बी नहीं लिया इसका। बी ऑफ बी लिम्फोसाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, ठीक है ना, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। और ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लोएकल थाइमस, क्लोएका के पास एक थाइमस का स्ट्रक्चर है, क्लोएका से एक लगा हुआ एक स्ट्रक्चर है बर्ड्स में, उसको बोला गया है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। एक और नाम देते हैं उसको क्लोएकल थाइमस, लेकिन पर मैंने ये नाम पहले नहीं बताया था क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का, बिकॉज थाइमस नाम आ गया ना इसके अंदर, तो कहीं आपको लगे कि सर थाइमस से लगा कि टी लिम्फोसाइट होना चाहिए था, इसलिए नाम मैंने पहले बताया नहीं था कि मुझे बी लिम्फोसाइट के लिए बताना है ना इसको। तो बर्सा ऑफ फैब्रिशियस का एक और नाम थाइमस है, वो एक अलग बात है, लेकिन बर्सा ऑफ फैब्रिशियस का जो बी है वो बी लिम्फोसाइट के लिए, और थाइमस का जो टी होगा वो टी लिम्फोसाइट के लिए हो जाएगा, वो एक अलग से, ये एक सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों, जैसे आज चर्चा हो रही थी अभी, तो अंकुर पल से जो बात हो रही थी कि वेयर आर दी प्लाज्मा सेल्स फॉर्म्ड, तो ही सेड लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स में सर, क्योंकि लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स में प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। तो डेफिनेटली प्लाज्मा सेल्स बनते किससे हैं? बी लिम्फोसाइट से बनते हैं। इसका मतलब बी लिम्फोसाइट रहते कहाँ पे हैं? यहीं पे रहते हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स में।
तो भले ही वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, लेकिन रहने के लिए तो ये स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स वगैरह में आते हैं। सिमिलरली टी लिम्फोसाइट भी जब वो थायमस में मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद वो रहने के लिए तो यहीं पे आएंगे। यहीं पे कहां पे? सेम लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन में ही आएंगे, यहीं पे आके रहेंगे वो। ओके, तो अब रहते हैं, ठीक है, एंटीजन रिसीव करते हैं। जैसे बी लिम्फोसाइट ने एंटीजन रिसीव किया था तो क्या बनाया था? प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल्स। अब जब टी लिम्फोसाइट रिसीव करेगा एंटीजन को, तो फिर वो, अब ये 4 कैटेगरी बन रही है। हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल जो हेल्प करे, इम्यूनिटी सिस्टम की जो हेल्प करे, वो हेल्पर टी सेल। और ये मेजर टी सेल्स होते हैं, मतलब टी सेल की पॉपुलेशन में मेजॉरिटी इन्हीं की होती है, हेल्पर टी सेल्स की। और इनका काम क्या है? इनका काम है बी सेल को स्टिमुलेट करना कि वो एंटीबॉडी बनाए। वो कैसे, वो आगे डिस्कस हो जाएगा। जेड़ा सब्बे आए ना। हेलो, समझे? हेल्पर टी सेल का काम क्या है? हेल्पर टी सेल का काम है बी सेल्स को स्टिमुलेट करना ताकि वो एंटीबॉडी बनाए। और हेल्पर टी सेल का एक काम और है, कि हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो इनेट इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट करते हैं। Helper T cells stimulate innate immunity also and acquired immunity also. They are the major T cells. Helper T cells stimulate innate immunity also and acquired immunity also. But right now हम क्या देख रहे हैं? Right now हम क्या सुन रहे हैं? कि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो बी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए, मतलब ये पूरी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। और इनकी कमी अगर हो गई, अगर हेल्पर टी सेल कम हो गया, तो हेल्पर टी सेल के कम होने से बी सेल और टी सेल स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे और इम्यूनिटी में ड्रास्टिकली फॉल आएगा। इसलिए हेल्पर टी सेल का अमाउंट कभी कम नहीं होना चाहिए। और एड्स में यही होता है, HIV में यही होता है कि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं उनकी नंबर फॉल कर जाता है। और जैसे ही उनका नंबर फॉल करता है, वैसे ही इम्यूनिटी ड्रास्टिकली फॉल करती है। ये जो किलर टी सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये किलर टी सेल्स यही है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और इनका काम होता है एंटीजन को किल करना। अब एंटीजन को किल कैसे करेंगे? किल करने का तरीका ये है कि डायरेक्टली जाके अटैक करेंगे। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
और किलर टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट मार देते हैं। CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन। और दूसरा पॉइंट ये आया हुआ है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर ऐसा सेल कौन सा है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है, जो ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर सकता है। तो उसमें भी सेम हमारे पास चीज है, दैट इज किलर टी सेल। इस किलर टी सेल का एक काम है कि वो करता रहता है कि ये मेरी ही बॉडी के है ना, और जब इसको लगता है कि ये मेरे बॉडी के नहीं है, उसको किल कर देता है। किलर टी सेल्स जो है वो कैंसर सेल्स को भी किल कर देते हैं। किलर टी सेल्स जो है वो ग्राफ्ट, किसी फॉरेन सेल को भी किल कर सकते हैं और ग्राफ्ट रिजेक्शन में इन्वॉल्व हैं। वो कैसे, इसको मैं बताऊंगा अभी, लेकिन एक कैटेगरी और पढ़ लेते हैं पहले। सप्रेसर टी सेल्स, इनका काम है दोनों को सप्रेस करना, किलर टी सेल को और हेल्पर टी सेल को सप्रेस करेगी। मतलब सप्रेसर विल सप्रेस किलर टी सेल, विल सप्रेस हेल्पर टी सेल। ताकि ये बॉडी के अगेंस्ट ना हो जाए, ताकि ये अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट ना हो जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये सप्रेसर टी सेल जो हैं अगर सप्रेस नहीं कर पाए किलर टी सेल को और हेल्पर टी सेल को, तो फिर ये हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल अपने सेल को मान लग जाएंगे, इसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। फिलहाल एक चीज और बताता हूं, एक टर्म लिखा हुआ है ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है मैचिंग। तो ये एक टिश्यू मैचिंग वाली टेक्निक है, मैचिंग ऑफ टिश्यू हम कह रहे हैं उसको। मैचिंग ऑफ टिश्यू हम कह रहे हैं। तो जितना टिश्यू मैच होगा ज्यादा, उतनी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी, जितना टिश्यू मैच होगा उतनी ही रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी जितना टिश्यू मैच होगा उतनी ही रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ज्यादा, लेस। तो टिश्यू को मैच कराना है, यस, टिश्यू को हमें ना मैच कराना है। अच्छा, टिश्यू को मैच कैसे कराते हैं? टिश्यू को मैच कराने का तरीका यह है कि हम सरफेस प्रोटीन्स को चेक करते हैं। सरफेस प्रोटीन्स कहां पे होती हैं? जो सेल सरफेस पे प्रोटीन्स होती हैं ना, उनको चेक करते हैं, उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। सेल सरफेस पे जो प्रोटीन्स एक्सपोज होती हैं, उन प्रोटीन्स को जो जीन्स बनाते हैं वो क्रोमोसोम 6 पे बनते हैं, होते हैं। क्रोमोसोम 6 पे ऐसे जीन्स हैं जो ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल सरफेस पे एक्सपोज होती है, और इसको हमारे इम्यून सेल्स चेक करते हैं कि ये हमारे बॉडी की है या नहीं है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं आज, क्रोमोसोम 6 पे ऐसे जीन्स हैं जो ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल सरफेस पे एक्सपोज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे। इन प्रोटीन्स को जो सेल मेम्ब्रेन पे
एक्सपोज हो रहे हैं, इनको हमारे इम्यून सेल्स चेक करते रहते हैं कि भाई हमारे सेल के हैं या नहीं है। अगर तो नहीं है तो मार डालो, और अगर है तो उसको दे दो यार। Who is it? अभिनव छबड़ा? ना करो। Okay. So क्रोमोसोम 6 के ऊपर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो क्रोमोसोम 6 के ऊपर ऐसे जीन्स हैं, सॉरी, जो प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल सरफेस पे एक्सपोज होते हैं। तो हमारे वो जो प्रोटीन्स एक्सपोज हो रहे हैं सेल सरफेस पे, उनको चेक कौन करेगा? हु विल चेक इट? इम्यून सेल्स। और इम्यून सेल्स में से चेक करेगा कौन? इम्यून सेल्स में से, मतलब कि इम्यून सेल्स कैसे चेक करेंगे? हाउ दे विल चेक। और कौन चेक करता है? टी किलर सेल। यस, टी सेल, किलर टी सेल विल चेक इट। बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब है। किलर टी सेल विल चेक। ओके, किलर टी सेल बार बार चेक करेगा कि भाई मेरे बॉडी की प्रोटीन है या नहीं है, और नहीं तो किल कर देगा। अच्छा, ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ये उन्हीं जीन्स का, और उन जीन्स के द्वारा जो प्रोटीन्स बन रहे हैं ना, उन्हीं का नाम है ये। आप एमएचसी को आप चाहो तो प्रोटीन कह लो, और चाहो तो सेट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम 6 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। हाँ, लेकिन वो प्रोटीन बननी क्रोमोसोम 6 के ऊपर जो जीन्स है उन्हीं से चाहिए। एमएचसी के लिए हम लोग एक नाम और रख रहे हैं यहाँ पे, HLA। ह्यूमंस में एक नाम और है, HLA। मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का एक नाम और है HLA, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA। ओके, तो ये वैसे तो एक्चुअली क्या है कि एमएचसी की जो डिस्कवरी है वो रैट में हुई थी, इस वजह से वहां पे नाम एमएचसी रखा हुआ था, लेकिन ह्यूमंस में इसको HLA कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमंस में उसको एमएचसी कह नहीं सकते, कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ उसमें चाहे एमएचसी बोलो चाहे HLA बोलो, बात एक ही है। लेकिन हाँ, ह्यूमंस में जो ये HLA की प्रोटीन्स हैं, ये बनाएगा क्रोमोसोम नंबर 6 ही, बस ये ध्यान रखना। तो कोई भी ग्राफ्ट होगा ना, वो एमएचसी चेक करेगा। जितनी एमएचसी नियर होगी, जितनी एमएचसी क्लोज होगी, उतनी हम बोलेंगे कि वी विल हैव लेस रिजेक्शन एंड मोर एक्सेप्टेबिलिटी, जितना एमएचसी सिमिलर होगा। तो मेरा अब क्वेश्चन है फॉर एनी पर्सन हु कैन स्पीक, लाइक राणा अंकुर। राणा अंकुर, आवाज आ रही है? यस सर। राणा अंकुर, ये बताइए कि एमएचसी सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा सिमिलर किन दो लोगों के बीच में हो सकती है? सर, मदर और फादर। नहीं, जैसे
मदर और फादर मैं समझा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा है उसके उसके बाद की बात कर रहा हूँ। मान लो कि कोई मतलब उनके मतलब बच्चे को मान लो कि मदर और फादर छोड़ो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल को अगर चाहिए ग्राफ्ट तो उसको अपने मदर या फादर से ग्राफ्ट लेना चाहिए, तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं, यस सर। अच्छा, नहीं, उसके मतलब फैमिली में जो उसके ब्रदर होंगे या उसके भाई भाई बहन होंगे उनमें रिलेटिव। अच्छा, ओके ओके ओके। तो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं कहना चाहिए था, ज्यादा बेटर हो जाता। यस सर, यस सर। और आइडेंटिकल ट्विंस तो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो उनकी तो एमएचसी बहुत ज्यादा मैच करेगी, उनके जीन्स क्रोमोसोम तो बहुत ज्यादा मैच करेंगे नहीं? यस सर। तो इतना जब हाईली मैच करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि बहुत क्लोज है। यस सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि मान लो कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो फिर भाई बहन ले लेते हैं, सिबलिंग्स कह सकते हैं। हाँ और मान लो अगर ये भी अवेलेबिलिटी नहीं तो फिर मदर फादर पे जा सकते हैं। हाँ। और मान लो अगर वो भी अवेलेबिलिटी नहीं तो फिर किसी अनरिलेटेड डोनर पे, किसी रिलेटिव पे जा सकते हैं। तो सीक्वेंस अगर देखें, अंकुर, अगर सीक्वेंस देखें तो पहले नंबर पे कौन आया जिसकी एमएचसी बहुत क्लोज? आइडेंटिकल ट्विंस आ गए। सेकंड नंबर पे उनके मदर फादर हो गए। नहीं, उनके सेकंड नंबर parents पे नहीं, सेकंड नंबर पे आ गए फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी कि मान लो सिबलिंग्स आ गए, कुछ भी आ गए। हाँ। और थर्ड नंबर पे कौन आ गए? पेरेंट्स आ गए। और फिर आ गए कुछ रिलेटिव्स या Yes, अनरिलेटेड sir. डोनर्स, कुछ भी आ गए। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस। तुम्हारी किताबें पहुंच गई? यस सर, आज तो रिसीव हो गया। कितने पैकेज हैं? स्टडी पैकेज 1 है और स्टडी पैकेज 2 है, 3 नहीं है। तो अभी 3 हम लोगों ने स्टार्ट थोड़ी किया, कर दिया क्या? नहीं, मैसेज तो आया था, दिल्ली वालों के लिए आया था। चलो ठीक है, 1-2 रिसीव हो गए ना तुम्हें? यस सर। ठीक है, मैंने तुम्हारी कंसर्न प्लेस कर दी थी, मुझको यही जवाब मिला था उन्होंने कि इट इज अंडर ट्रांजिट एंड द मेन स्टूडेंट विल रिसीव। तो वही मैं तुमको बताना चाह रहा था। अच्छा हुआ रिसीव ही हो गया, फिर तो बढ़िया, आज ही हुआ है तो, है ना? चलो यस। आप शुरू कर दो, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पैकेज में से कोई Okay. डाउट हो पूछ लेना। ओके। ओके, सो यस, तो बिल्कुल आंसर्स मेरे पास मैंने डिस्कस किया राना अंकुर के साथ, तो मेरे को सही मतलब जो भी उसका मेरा डिस्कशन रहा आप लोगों ने सुन लिया सब ने, और मुझे साना सोनी का आंसर भी आया कि सर पहले नंबर पे आइडेंटिकल ट्विंस रखना चाहिए, सेकंड पे हमें रखना चाहिए सिबलिंग्स को, थर्ड पे हम रख सकते हैं पेरेंट्स को, फोर्थ पे हम रख सकते हैं किसी रिलेटिव या अनरिलेटेड डोनर को। तो ये 4 सीक्वेंस में क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। और ये सब डिपेंड करता है एमएचसी पे, टिश्यू टाइपिंग पे, कि भाई किसका टिश्यू मैच कर रहा है। ठीक है, गुड। अब मान लो कि ट्रांसप्लांट दे दिया गया, तो तब भी मान लीजिए आइडेंटिकल ट्विंस के केस में तो खैर रिजेक्शन बहुत ही लीस्ट है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन किसी और सिबलिंग से भी लेंगे या पेरेंट से भी कोई ग्राफ्ट लेते हैं या किसी कजन से लेते हैं, तो फिर भी एमएचसी कुछ ऐसी तो होगी ना जो मैच नहीं करेगी डेफिनेटली, तो रिजेक्शन की चांसेस भी होंगे। तो रिजेक्शन कम हो, ट्रांसप्लांटेशन के बाद रिजेक्शन कम हो, उसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ते हैं, है ना? तो जैसे एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग आपके स्क्रीन पे अभी जो मेंशन किया गया, एक नाम आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है एक फंगस से मिलता है ना, ये बॉटनी में वैसे ये नाम आ जाएगा, जो अभी माइक्रोब्स वगैरह का चैप्टर आएगा ना आगे इकोलॉजी के अंदर, तो मैम आपको बताएंगे कि साइक्लोस्पोरिन इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उससे ऑब्टेन करते हैं ये, ठीक है ना? तो फिलहाल जो भी है, बट इस साइक्लोस्पोरिन का फंक्शन क्या होगा? इट विल इनहिबिट टी सेल्स, ये टी सेल्स को इनहिबिट करता है। ठीक है यार, टी सेल्स को इनहिबिट करेगा तो अल्टीमेटली जो है वो रिजेक्शन कम हो जाएगा,
तो ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग उसको लेनी पड़ेगी बहुत दिनों तक, बहुत जीवन काल में, काफी सालों तक हो सकता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं रखेगा तो फिर रिजेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। समझे आप कुछ? अच्छा, इसके अलावा मुझे अब बताओ, मेरा एक सवाल है कि कोई 11th क्लास में हम लोगों ने कोई ऐसा हार्मोन पढ़ा था जो इम्यूनोसप्रेसिव हो, ऐसा कुछ? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, सान्या सोनी। ओके ओके, अब इन्फेक्शन के चांसेस तो सान्या उसको बढ़ ही जाएंगे। अब देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अगर आप इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हो ताकि आप चाहते हो कि आपका ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, तो इम्यूनिटी को कम करने पे डेफिनेटली हमें कुछ इन्फेक्शन तो हाँ बाहर से लगने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम होगी ना। तो फिर क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। क्या किया जाए बताइए, इसमें कोई अब कुछ कर नहीं सकते, कांट हेल्प इट। साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, नो डाउट, साइड इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, मेमोरी टी सेल्स तो सभी को याद है, जैसे मेमोरी बी सेल था वैसे ही मेमोरी टी सेल है। जैसे मेमोरी बी सेल था वैसे ही मेमोरी टी सेल है। तो मेमोरी टी सेल की लाइफ स्पैन ज्यादा है, ऐसी मेमोरी बी सेल की भी लाइफ स्पैन ज्यादा थी। तो ये थे 4 प्रकार के टी सेल्स। और इसमें जो किलर टी सेल है ना, वो हर सेल को चेक करता है अपने बॉडी के अंदर कि वो हमारी बॉडी का ही है ना। ओके, ये ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। Active immunity is that immunity in which the body produces antibodies itself. जानवर के शरीर को एंटीबॉडी खुद बनानी है, या ह्यूमन बॉडी को एंटीबॉडी खुद बनानी है। उसके लिए वो एंटीजन रिसीव करेगा बस। एंटीजन विल बी रिसीव्ड एंड द बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। समझे? तो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो नेचुरल तरीके से एंटीजन एंटर करे और एक आर्टिफिशियल तरीके से करे। तो नेचुरल तरीके से कैसे रिसीव हो सकती है एंटीबॉडी? अब रोज ही इन्फेक्शन हो रहा है हमको, वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रोज ही आ जाता है। हम मोबाइल्स यूज करते हैं, हमारे मोबाइल में बहुत सारे बैक्टीरिया ऊपर होते हैं, वायरसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में अंदर जाते रहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग रोज ही उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, या हम बाहर निकले, खेले कूदे, मिट्टी में गिरे,
तो नेचुरल इन्फेक्शंस तो हमको डेली लाइफ में होते ही रहते हैं, या हमको कभी ना कभी लाइफ में चिकन पॉक्स भी हुआ होगा, तो इसका मतलब चिकन पॉक्स का वायरस कहीं ना कहीं से आया होगा ना बॉडी के, तभी तो हुआ है। तो जो नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव क्यों? क्योंकि बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है। यहां पे शब्द एक्टिव का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी इज दैट इम्यूनिटी इन विच द बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी, उसको बाहर से किसी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी, और बॉडी तभी एंटीबॉडी बनाएगी जब वो एंटीजन रिसीव करेगी। और एंटीजन रिसीव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि भाई नेचुरल एंटीजन आ रहा है बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया कि रोज इन्फेक्शन होते हैं, हम लोग रिकवर करते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है कि डेलिबरेटली हम लोग एंटीजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करें बाय इंजेक्शन। डेलिबरेटली हम इंट्रोड्यूस करें बॉडी के अंदर एंटीजन बाय इंजेक्शन। और उसका तो नाम आप सब जानते हो, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन्स, वैक्सीनेशन। तो बाय वैक्सीनेशन वी कैन इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन से डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस हो जाता है एंटीजन बॉडी के अंदर, और बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे पास टेलीग्राम इस पे MS टीम्स पे। क्या? हाँ, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स तो हमको लाइफ टाइम लेनी पड़ जाती हैं। हाँ, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, पहले ज्यादा बाद में कम, मतलब फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, बट स्टिल there is a scope of having these drugs. And what happens if the chromosome 6 deletion case? In this case there will be no surface protein on the cells. Chromosome 6 को delete मार दिया आपने, तो फिर तो क्या होगा? क्रोमोसोम 6 का डिलीट होगा तो होमोलोगस पेयर में तो 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो जीन तो दोनों की तरफ से होंगे, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से भी। तो दोनों क्रोमोसोम का डिलीशन मार दिया, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो उसके अगेंस्ट कोई रिजेक्शन होगा ही नहीं। साइनसोनी, then it may cause autoimmune disorders. ऑटोइम्यून तो तब होगा ना जब प्रोटीन होगी सरफेस के सेल पे। सेल के सरफेस पे प्रोटीन ही नहीं होगी तो फिर तो करेगा। मतलब टी किलर सेल आकर के क्या देखता है? मेरे सेल के सरफेस पे प्रोटीन मेरी होनी चाहिए, और प्रोटीन नहीं होगी तो क्या मार देगा? नहीं, प्रोटीन नहीं होगी तो कुछ करेगा ही नहीं। पैथोजेंस तो हमारी बॉडी के अंदर कर ही सकते हैं हम। अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो गई तो पैथोजन तो कुछ भी कर लेगा आसानी हमारी बॉडी में। आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की बात कर रहे हो। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स अगर हम लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर हावी हो सकता है, और डेफिनेटली साइड इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। ओके, और दूसरी बात, कि क्रोमोसोम 6 डिलीशन आपने कैसे किया? आपने क्या दोनों क्रोमोसोम डिलीट कर दिए हैं?
बड़ा मुश्किल। तो वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगा? क्रोमोसोम डिलीट कर दोगे तो क्या 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 किसी पर्सन में बिना क्रोमोसोम के तो मुश्किल हो जाएगा। ये तो सिंड्रोम हो जाएगा फिर कोई ना कोई, है ना सान्या? वो तो फिर सिंड्रोम हो जाएगा, फिर तो अलग केस हो जाएगा। ओके। क्रोमोसोम 6 से रिलेटेड अगर कुछ भी होगा, क्रोमोसोम 6 से रिलेटेड अगर कोई भी फैक्टर होगा, कोई भी प्रोटीन होगा, तो वो नहीं बनेगा। अब क्रोमोसोम 6 का रोल होगा पेन रिसेप्शन में जरूर, तभी उसका ऐसा हुआ है। Now, बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग मैंने क्या बताया? एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग मैंने क्या बताया? एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग अपूर्वा बोली थी अभी, इसका मतलब अपूर्वा बोल सकती है। अपूर्वा? यस सर। एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ? सर जब एंटीबॉडीज बताइए एंटीबॉडीज क्या? सर जब एंटीबॉडीज होस्ट ही प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, ठीक है बेटा, ओके। तो ठीक है भाई, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब बस ये कि एंटीबॉडी जो है वो बॉडी ने खुद बनानी है, बात खत्म हो गई। ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये हो जाएगा कि भाई रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से लेनी पड़ेंगी। रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से इंजेक्शन के फॉर्म में लेनी पड़ेंगी, और ये और तुमको मैंने बताया था कि भाई बाहर से एंटीबॉडी भी, अब वही बात है कि रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से भी दो तरीके से आ सकते हैं, एक नेचुरल, एक पैसिव। नेचुरल तरीका क्या है? मदर से फीटस की ओर। और सब जानते हैं कि द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा इज, सब बच्चे जानते हैं एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, IgA। IgG। IgA थोड़ी, IgG can cross placenta. Okay. And the antibody present in colostrum milk is IgA. अरे दोनों केस में बच्चे को एंटीबॉडी मां से मिल रही है और रेडीमेड एंटीबॉडी मदर बना के दे रही है। तो इसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये होगा सबसे पहले तो रेडीमेड एंटीबॉडी मिलनी चाहिए, बनी बनाई एंटीबॉडी मिलनी चाहिए, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं।
अब अगर मदर से मिल रही है तो फिर वो दो तरीके की है, एक IgA, एक्चुअली क्या इसमें है ही दो एग्जाम्पल, है ही ये एग्जाम्पल और कोई है ही नहीं। IgA एंटीबॉडी in the milk given to child, the newborn from the mother through milk, and IgG before birth which crosses placenta. That is natural passive immunity। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल भी तुमको बता चुका हूं मैं कि उसमें हम लोग इंजेक्शन लेते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज का। अगर कोई सांप काट जाए किसी को अगेंस्ट स्नेक्स वेनम, या एंटी टेटनस सीरम आपको मैंने पढ़ाया था, ATS, एंटी टेटनस सीरम। वैसे डिप्थीरिया के लिए भी आता है, एंटी डिप्थेरिक सीरम करके भी आता है, एंटी डिप्थेरिक सीरम, वो ADS होता है। ठीक है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गया, आर्टिफिशियल पैसिव में ये इंजेक्शंस हो गए, बस दैट्स इट। अच्छा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का टॉपिक है, तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में फर्क क्या है, डिफरेंस है? What is the difference between vaccination and immunization? Simply, vaccination is introduction of vaccine into body. आप वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसको आप वैक्सीनेशन कहते हो। है ना? तो आप वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो बॉडी के अंदर, इसको सिंपली वैक्सीनेशन कहते हैं। और इम्यूनाइजेशन तो फिर बाद में होगा ना, जब एंटीजन से बॉडी लड़ेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, मेमोरी सेल्स बनेंगे, तो वो इम्यूनाइजेशन हो गया। अच्छा, मैं तुमसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि ये आजकल जो कोरोना की प्लाज्मा थेरेपी बड़ी फेमस है कि यार ये प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना में काफी फायदा मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई इंसान मुझे बोल के बताए, इफ एनीवन कैन स्पीक। अग्रती गंगवार बोल सकती है, अग्रती गंगवार और अनुपमा चौहान। अनुपमा चौहान इज देयर? No one? Ankur Pal, do you speak now? Yes, sir. अच्छा, कोई पल, ये जो प्लाज्मा थेरेपी यू हैव हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोरोना। Yes, sir. तो व्हाट इज दैट? कहाँ रखना चाहिए उसको, जो इतना पढ़ाया मैंने तुम्हें? Sir, passive immunity. So which passive immunity, natural or artificial? Natural. भाई अगर मुझे किसी से प्लाज्मा लेना है, प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या? व्हाट इज मेंट बाय प्लाज्मा थेरेपी? The people who have become immune to corona are donating their plasma, Ankur Pal. They are donating their plasma. What do their plasma contains? Antibodies. तो फिर अब बताओ कौन नेचुरल में आना चाहिए? No, sir, artificial, because they are from other. No, artificial, sir. हाँ, क्योंकि उसके इंजेक्शन बनेंगे तभी तो दोगे किसी को। तो आर्टिफिशियल हुआ ना, नेचुरल थोड़ी हो गया। नेचुरल थोड़ी हो गया। नेचुरल का सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, IgA एंड IgG, अंकुर पल, बस इतना ही ध्यान रखो। Okay, sir.
महेश, धनंजय महेश, तुम्हारा भी आंसर गलत था। चलो, सुन लिया होगा तुमने सही आंसर अब। Who prepared the सर first नेचुरल vaccine? में हम किस कर अरे नेचुरल में तो वही एग्जाम्पल है ना, IgA IgG। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मैंने कहा नेचुरल में तो दो ही एग्जाम्पल रखते हैं, IgG एंड IgA। सर नेचुरल वो है जो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से मतलब आते हैं। नेचुरल वो है जो जिसके लिए किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम याद कर लो यार। अच्छा ठीक है सर, ओके। अब मतलब कि जिसके इंट्रोडक्शन के लिए वी डोंट रिक्वायर एनी आर्टिफिशियल मींस, ऐसा कह लो। ओके सर। अदरवाइज तुम लोग जो कंफ्यूजन कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम लोग को जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, तुम लोग ये सोच रहे हो कि एंटीबॉडी किसी जानवर में बन रही हो चाहे ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रही हो, बन तो नेचुरली ही रही है। आई थिंक तुम लोग ये सोच रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही सोच है कि भाई एंटीबॉडी तो नेचुरली ही बनती है, लेकिन वो एंटीबॉडी अगर मेरी बॉडी के अंदर खुद बन रही तो मैं उसको नेचुरल कह रहा हूँ, और अगर नहीं मुझे किसी और जानवर में एंटीबॉडी बना करके मुझे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करानी पड़ रही तो फिर मैं उसको पैसिव कहूंगा ना, और आर्टिफिशियल पैसिव बोलूंगा बल्कि। सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई? द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, दैट इज Edward Jenner. यस, एडवर्ड जेनर ने बनाई। करेक्ट, वेरी गुड। Edward Jenner. करेक्ट। एंड ही प्रिपेयर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स। करेक्ट, स्मॉलपॉक्स। यस करेक्ट, स्मॉलपॉक्स वैक्सीन। काउ मेट वाला एक्सपेरिमेंट होता है इनका। कॉमेंट, करेक्ट, वो भी करेक्ट, सही है जवाब। ओके। नहीं, मैं अब ये कुछ और तरीके से आप पूछ रहा था कि नहीं, पूछ तो मैं नहीं रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि लुइस पास्चर ने भी इसके बाद एडवर्ड जेनर की इस एडवांसमेंट के बाद लुइस पास्चर ने भी कुछ वैक्सीन्स बनाई, जैसे कि रेबीज वैक्सीन, फाउल कॉलरा यानी कि चिकन कॉलरा वाली, फाउल की मुर्गे की वैक्सीन बनाई, फाउल कॉलरा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, एंथ्रैक्स वैक्सीन, ये सब लुइस पास्चर ने बनाई। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 3 कैटेगरी वैक्सीन्स की, 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो होती है वो हम बहुत पुराने तरीका है बनाने का वैक्सीन, इसमें हम होल पैथोजन को, पूरे बैक्टीरिया को, पूरे वायरस को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कंप्लीट बॉडी ऑफ द पैथोजन, complete body of bacteria, complete body of virus is being used in the preparation of this vaccine called first generation vaccine. और ये पुराना तरीका है, बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है, पुराना तरीका है वैक्सीन बनाने का। और जो इतने बड़े बड़े नाम तुमको मैंने बताए थे, सॉल्क पोलियो वैक्सीन, सेबिन्स पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, सारे नाम इसमें आ गए। अब
पॉइंट ये है कि अगर आप कंप्लीट पैथोजन को यूज कर रहे हो, कंप्लीट बैक्टीरिया को यूज कर रहे हो, कंप्लीट वायरस को यूज कर रहे हो, तो क्या आप वायरस को मार के, बैक्टीरिया को मार के यूज कर रहे हो या उसको जिंदा यूज कर रहे हो वैक्सीन बनाने के लिए? तो कैसे यूज कर रहे हो उसको? तो इसमें दोनों कैटेगरी आती है बच्चों। हम चाहे तो लाइव वाला भी ले सकते हैं, हम चाहे तो किल वाला भी ले सकते हैं। तो तुमको याद होगा मैंने पोलियो की जो 2 वैक्सीन्स बनाई थी, एक सेबिन्स ओपीवी और सॉल्क पोलियो वैक्सीन, तो वहां मैंने तुमको थोड़ा सा एक पॉइंट बताया भी था कि जो सेबिन्स वाली है वो कैसी है, लाइव या किल्ड? भूल गए? सेबिन्स वाली जो है वो ओपीवी, जो 2 बूंद जिंदगी की जिसको आप कहते हैं, वो लाइव वैक्सीन है। लाइव जिंदा वायरस है, वो जिंदा है लेकिन वीक है, जिंदा है लेकिन वीक है, कमजोर है। और सॉल्क पोलियो वैक्सीन जो मैं तुमको बताया था, जिसको मैंने कहा था फादर ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन, जॉनस सॉल्क, उनकी जो वैक्सीन है जो कि इंजेक्टेबल वैक्सीन है, दैट इज अ किल्ड वैक्सीन। इसमें किल्ड वायरसेस हैं, किल्ड पोलियो वायरसेस। फिलहाल और भी एग्जांपल तुम्हारे सामने अब इसमें आ गए हैं। स्मॉल पॉक्स जो जेनर ने बनाया था, ओपीवी, बीसीजी, ये सारे एटीन्यूएटेड मतलब कि वीक लेकिन लाइव हैं। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है कमजोर, लेकिन जिंदा तो है। Second generation vaccine is a vaccine which has been produced through recombinant DNA technology. और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी से। बच्चों ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? एक्चुअली मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरा वायरस या पूरा बैक्टीरिया यूज नहीं करना है सपोज, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक काम ये कर लेना चाहिए कि मैं अगर उस बैक्टीरिया की कोई सरफेस प्रोटीन या वायरस की सरफेस प्रोटीन जिसके थ्रू वो अपने एक्शन को मीडिएट करता हो, सिर्फ उस प्रोटीन को ही लेकर के अगर मैं वैक्सीन बनाऊं तो तब भी चलेगा, तब भी काम ठीक है। तो ऐसी वैक्सीन्स को सब यूनिट वैक्सीन्स कहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट कंप्लीटिंग, वी नॉट टेकिंग होल एंटीजन, होल पैथोजन। हम पूरे पैथोजन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम पूरी बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उसकी एक प्रोटीन को। वो प्रोटीन को यूज करके हम वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन मुझे एक बैक्टीरिया या एक वायरस से उस प्रोटीन को लेके फायदा नहीं। क्यों? मुझे तो बहुत सारी प्रोटीन्स चाहिए होंगी। मतलब मैं अबंडेंसी की बात कर रहा हूं। मेरी कंपनी वैक्सीन बनाती है, उसको पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पे अगर वैक्सीन को भेजना है, बहुत सी कंट्रीज में भेजना है, तो मेरे को
उसको प्रोड्यूस कराने के लिए, उस प्रोटीन की वैक्सीन को बनाने के लिए मुझे प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए होगा, बहुत ज्यादा, तब मैं इतने सारे वायल्स वैक्सीन्स के बना पाऊंगा और डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचा पाऊंगा। तो इतने सारे वायल्स, इतने सारे प्रोटीन्स मैं कैसे बना सकता हूं? एक तरीका है, अगर ये जो प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है, मान लो कि अगर मैं हेपेटाइटिस बी की पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन बनाऊं, जैसे मैं यहां सामने एग्जांपल दे रखा है, ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो हेपेटाइटिस बी की जो सरफेस प्रोटीन है, उस प्रोटीन के जीन को मैंने स्टडी कर लिया है और वो जीन मैं यूज कर रहा हूं और मैंने उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में दे दिया। सपोज मैंने यहाँ पे यीस्ट को दे दिया, मैंने हेपेटाइटिस बी का प्रोटीन का जीन यीस्ट को दे दिया। यीस्ट एक यूकैरियोट है और हेपेटाइटिस बी तो एक वायरस है। मैंने वायरस का जीन यीस्ट को दे दिया है और यीस्ट कर रहा है मल्टीप्लाई। तो यार अब अगर यीस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो मेरी प्रोटीन भी मल्टीप्लाई करेगी। आई होप समझ में आता है आपको। अगर मेरा यीस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो मेरी वो जो हेपेटाइटिस बी की सरफेस प्रोटीन है वो भी तो मल्टीप्लाई कर रही है, बिकॉज अगर जीन मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन मल्टीप्लाई हो रही है। तो उस प्रोटीन को अब मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा यीस्ट से एंड नाउ आई विल यूज इट एज अ वैक्सीन। आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो बस वही है कि वी कैन, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। कि we are transferring one gene from one organism to the other. So we can transfer genes from bacteria also, from viruses also to these organisms like yeast or E. coli, कुछ भी। जैसे मान लो मैं E. coli में भी डाल सकता था, यानी yeast वाला यूज कर लिया, कोई बात नहीं, मैं इसको E. coli में पुट कर, E. coli खूब मल्टीप्लाई करेगा तो वायरस का जीन भी मल्टीप्लाई कर देगा और प्रोटीन भी एक्सट्रैक्ट कर लूंगा मैं ई कोलाई से बहुत इजीली। तो यीस्ट की जगह हम लोग बैक्टीरियाज भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बिकॉज बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके मिलियंस ट्रिलियंस बन जाते हैं। सो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन। इसको बोलेंगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। समझ गए? तो इसमें एक एग्जांपल हर्पीस वैक्सीन का भी है, चलो ठीक है कोई नहीं, बट मैंने तुमको सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का एक एग्जांपल पढ़ा रखा है। हेपेटाइटिस बी का जो टॉपिक था और जो टॉपिक हमने एक्चुअली वहां भी पढ़ा था इन दैट चैप्टर, कौन सा वाला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STIs जो मैंने पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक में, तो वहां भी मैंने आपको बताया था। हेपेटाइटिस बी का मैंने पूरा एक जो टेबल बनाया था, हेपेटाइटिस बी, उसमें मेंशन किया था, मैंने बताया था कि एक वैक्सीन है जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। कोई मुझे बता सकता है उसका नाम? मैंने कौन सी वैक्सीन लिखी थी उस समय फॉर हेपेटाइटिस बी? अगर कोई बता पाया मुझे।
Sir, Yes. Recombivac's HB, correct. HB, hepatitis B. Recombivac's HB is a vaccine, correct. बिल्कुल सही है जवाब तुम्हारा. तो दैट इज अ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन. इसमें हम लोग कंप्लीट पैथोजन को, कंप्लीट वायरस को, कंप्लीट बैक्टीरिया को इस्तेमाल नहीं कर रहे बच्चों. इसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोटीन को यूज कर रहे हैं उसकी, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए वी आर ट्रांसफरिंग दैट जीन, its gene to another organism and multiplying the gene and the protein as well and extracting the protein from that organism, which can be yeast or any other bacteria like E. coli, etc. So dears, now I am on to third generation vaccine, और थर्ड जनरेशन वैक्सीन अभी ट्रायल पे है, इसलिए वो नॉलेज क्लाउड में रखी हुई है. डेवलप तो हो गई है, एक आध वैक्सीन एग्जांपल्स आ गए हैं, पर स्टिल वो ट्रायल पे अभी थोड़ा सा है. अभी तो ज्यादा फोकस कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर है साइंटिस्ट का. होता क्या है कि अभी आपने क्या देखा कि आपने जीन ट्रांसफर किया एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है तो जीन मल्टीप्लाई करता है और प्रोटीन मल्टीप्लाई कर जाती है ऑटोमेटिकली. आई वांट टू आस्क यू कि मैंने दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन प्रोटीन को मल्टीप्लाई कराया और फिर प्रोटीन ऑब्टेन करी. क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि वो डीएनए जो मैंने उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर किया, वो डीएनए अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता? मेरी बॉडी उस डीएनए को रिसीव करती है, उसको ट्रांसक्राइब करके फॉरेन प्रोटीन बना देती, और वो फॉरेन प्रोटीन जैसी मेरी बॉडी में बनती तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बन जाती. इज दिस अ पॉसिबिलिटी कि जो फॉरेन डीएनए मैंने उसको देना है वो मैं खुद ही एक्सेप्ट, खुद ही उस डीएनए का इंजेक्शन अपने आप में ले लेता हूँ ह्यूमन बॉडी में? उसकी रेप्लिकेशन पावर को रिड्यूस करते हैं या नलीफाई करते हैं तब हो सकता है. नहीं, हम कोई ऐसा प्रोटीन का जीन नहीं लेंगे जो हमें डिजीज कॉज करे. मतलब हम ऐसा प्रोटीन ले लेंगे, कोई सरफेस प्रोटीन होगा जिसके थ्रू वो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी में. तो वो जब इंजेक्ट करेंगे तो वो हमारा सेल उस डीएनए को अपटेक कर लेगा और फिर अपटेक करेगा तो हमारे सेल्स जो हैं वो उस डीएनए को अपटेक करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बना देंगे उसकी. और प्रोटीन जब बनेगी तो हमारे सेल्स, हमारे जैसे ही बॉडी फ्लूइड में वो प्रोटीन मूव करेगी तो वो प्रोटीन तो फॉरेन होगी, हमारी तो है नहीं. राइट कुशाग्र? यस सर. तो अब जब वो फॉरेन प्रोटीन होगी तो फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती की बात खत्म. क्योंकि बात तो वही थी ना कि भाई प्रोटीन आप चाहो तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में बनवा लो, और या फिर आप डीएनए ही अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराओ तो प्रोटीन बन जाए. तो ये जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है ना, ये वही है, इसको डीएनए वैक्सीन कहते हैं. ठीक है. इसमें प्लाज्मिड्स का यूज कर सकते हैं. आई होप प्लाज्मिड्स सब जानते हैं क्या होता है. अभी हेपेटाइटिस बी का थर्ड जनरेशन जो है वो लॉन्च हो गया.
जैसे तुमने पढ़ा कि फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाई, वैसे पैसिव इम्यूनाइजेशन, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर, वैसे ही फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज एमिल वॉन बेरिंग। एमिल वॉन बेरिंग ये एक डॉक्टर थे और इनके पास एक गर्ल पेशेंट आई जो डिप्थीरिया से इन्फेक्टेड थी। इन्होंने क्या किया, इस गर्ल पेशेंट से डिप्थीरिया के पैथोजेंस को लेके एक शीप में इंजेक्ट कर दिए और शीप ने जैसे ही इस पैथोजेंस को रिसीव किया डिप्थीरिया के, तो शीप ने बनाई एंटीबॉडीज। ऑब्वियसली एनिमल बनाएगा एंटीबॉडीज, जैसे हॉर्स बनाता है एंटीबॉडी जब हम उसको कोई एंटीजन देते हैं तो जब शीप ने एंटीबॉडीज बनाई, उन एंटीबॉडीज को ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लिया, सीरम से एक्सट्रैक्ट कर लिया एमिल वॉन बेरिंग ने। और फिर एमिल वॉन बेरिंग ने इसको, इस सीरम को जो इसने ऑब्टेन किया, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम शीप, तो जैसे ही उसको मतलब ऑब्टेन किया सीरम को और उसको इंजेक्ट कर दिया उस गर्ल में, तो क्या देखा कि गर्ल रिकवर्ड वेरी सून, ड्रामेटिकली soon she recovered from diphtheria. So he was the one to start the passive immunization. He was the one to first obtain the serum containing antibodies from animal like sheep and inject it into a human body. And he received Nobel Prize for this purpose. He was awarded Nobel Prize for it, and that is why he is called father of passive immunization. अच्छा, एंटीबॉडीज के ना एक टर्म और होता है, एंटीटॉक्सिन। देखो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको। For antibody, we can use another term also, antitoxin. तो दो टर्म मैंने लिखे MS थीम्स पे, एक ग्लूटेनिन और एक एंटीटॉक्सिन, दोनों का एक ही मतलब है, दैट इज एंटीबॉडी। अब एलर्जी का टॉपिक है पूरा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा थर्ड वाले का। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन इज इंड्यूस्ड बाय, एक्टिव इम्यूनिटी तो बताई थी मैंने तुम्हें।
Artificial immunization. What is the answer? What is the answer of this question? फोर्थ देखूं जरा क्या है. ओके. हाँ जी बच्चों, अंकुरपल says 2. अंकुरपल, can you explain me how 2? Speak and tell. सर एंटीटॉक्सिन्स तो मतलब टॉक्सिन्स के ऑपोजिट जो होंगे तो वो तो शायद नहीं करेंगे. तो नहीं, मैंने तो अभी तुमको एंटीटॉक्सिन का एक मीनिंग बताया ना. कौन सा बताया था? मैंने आपको अभी एंटीटॉक्सिन का एक मीनिंग बताया था. अभी मैंने पोस्ट तो किया था MS टीम पे. कौन बोल नहीं पा, क्या हुआ? एग्लूटिनिन एंटीबॉडीज बोला था कुशाग्र सेज. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही. कुशाग्र तुम आओ लाइन पे जरा एक बार. यस सर. एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? एक्टिव का मीनिंग उसमें लाइव होंगे. अरे एक्टिव का मीनिंग, एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग आपको क्या पता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब जो होस्ट अपने आप प्रिपेयर कर रहा है. एंटीबॉडीज. यस सर. तो फिर एंटीजन बॉडी में एंटर करना चाहिए. यस सर. कैसे एंटर करेगा? वैक्सीन से कर सकता है ना. यस सर. आप ढूंढो इसमें वैक्सीन कौन कौन सी. एंटीटॉक्सिन्स, डेड माइक्रोब्स. तुम वही बात कर रहे हो. एंटीटॉक्सिन वैक्सीन कैसे हो सकती है? एंटीटॉक्सिन तो एंटीबॉडी है. तो वैक्सीन हो जाएगी? नहीं. वो तो पैसिव इम्यूनिटी हो गई. अरे वो पैसिव इम्यूनिटी हुई या नहीं, मुझे बताओ पहले आप. यस सर. अगर एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी मीनिंग आपसे मैंने, तभी तो मैंने पल से मीनिंग पूछा था. तो मीनिंग तो तुमने बता दिया मुझे, पर इसका आंसर तुम मुझे गलत क्यों बता रहे हो? जब तुमको मीनिंग पता है तो. एक तो डेड माइक्रोब से हो सकता है. हाँ, डेड माइक्रोब से हो जाएगा. टॉक्सॉइड्स यानी कि टॉक्सॉइड्स आर इनएक्टिव टॉक्सिन्स, तो उससे हो जाएगा. इससे भी हो जाएगा. टॉक्सॉइड्स, चलो मैं बता देता हूँ. टॉक्सॉइड्स आर इनएक्टिव टॉक्सिन्स. मुझे लगा तुम्हें पता होगा. जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दे तो वो टॉक्सॉइड बन जाता है. कोई बात नहीं. चलो, तो A और C वाला ऑप्शन भी तो नहीं थे ना, तो इसलिए आंसर तो खैर 2 हो जाएगा. A, B एंड C. कुशाग्र समझ में आ रहा है? यस सर. कुशाग्र, बैक्टीरिया के प्रोडक्ट यानी बैक्टीरियल प्रोटीन को आपने बॉडी में इंजेक्ट किया, बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी. ठीक है. आपने डेड माइक्रोब इंजेक्ट किया, वैक्सीन. ये दोनों वैक्सीन, ये तीनों वैक्सीन्स हुए डियर. A, B एंड C आर वैक्सीन्स एक्चुअली. इसमें बैक्टीरिया का प्रोडक्ट यानी कोई प्रोटीन हो सकती है. डेड बैक्टीरिया, डेड वायरस तो हो ही सकता है. टॉक्सॉइड एक याद करिए, टॉक्सॉइड इज इनएक्टिव टॉक्सिन्स. इनएक्टिव टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया. क्योंकि टॉक्सिन तो बीमारी कर देगा ना.
इनएक्टिव करके बॉडी में भेजेंगे तो वो तो वैक्सीन काम करेगा। एंटी वेनम टॉक्साइड हो सकता है? एंटी वेनम का टॉक्साइड नहीं होता। नहीं, एंटी वेनम का टॉक्साइड कहाँ होगा? नहीं 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 नहीं, एंटी वेनम टॉक्साइड हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। एंटी वेनम टॉक्साइड कैसे हो जाएगा? अरे वेनम को न्यूट्रलाइज करके, तो वेनम को न्यूट्रलाइज करके अगर बॉडी में डाल देते ना तब हो जाता, और वेनम को न्यूट्रलाइज तो नहीं कर पाते हम। कहाँ कर पाते हैं? वेनम कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज, वेनम कैन बी, यस सर, venom cannot be neutralized and introduced in body. Venom is just venom and it is harmful. ओके सर। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? Which immunity is responsible for graft rejection? मैंने बताया था ना। हाँ, अब आंसर्स आ जाएंगे मेरे पास। डी ऑप्शन। Fourth option correct. Cell mediated immunity system is responsible for graft rejection. देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी कंफ्यूज मत हो। एक्टिव बोल दिया, एक्टिव का मतलब हो गया बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, तो ये टॉक्सिन तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, एंटीटॉक्सिन, बिकॉज एंटीटॉक्सिन का मतलब होता है एंटीबॉडी, तो वैसे ही गलत हो गया। एक्टिव का मतलब है बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, आर्टिफिशियल का मतलब है कि यू हैव टू गिव वैक्सीन। तो तीनों वैक्सीन है ये, ए बी एंड सी। फिलहाल चलो ठीक है। यस, तो ये आज का लेक्चर था हमारा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, टेक केयर। कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, और मंडे की भी शायद छुट्टी हो सकती है। कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? आ गया है सर, मैसेज आ चुका है छुट्टी का। तो ठीक है, अपने खूब एंजॉय करो अपने घर वालों के साथ, भाई बहनों के साथ। मंडे को छुट्टी, तुम्हारा लेक्चर नहीं होगा। हाँ, मंडे को क्या है सर? मंडे को बेटा एक त्योहार है। अच्छा, कौन सा है? नो आइडिया। रक्षाबंधन। बेटा मंडे को रक्षाबंधन है धनंजय। अच्छा सर, राखी राखी। हाँ राखी है। अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा।